गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टूल्स एंड एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कुछ टूल्स एंड एप्लीकेशंस जो बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस होती है ना। स्टूडेंट्स, ये जो आप इमेज देख रहे हैं है ना, आप लोगों ने तो खैर देखा नहीं होगा, लेकिन पहले के टाइम पर यह गांव में कुछ बच्चे कंचियां खेलते हैं है ना। तो उन कंचियों के अंदर कांच की होती है और उनके अंदर कोई ग्रीन ग्रीन कलर की रेड कलर का कोई स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होंगी। अगर कोई उनके बारे में जानता होगा तो वो पहले ये सोचा होगा कि सर ये क्या दिखा रहे हैं, क्या सर वो ये वही दिखा रहे हैं क्या। बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये है आर्टिफिशियल सीड। क्लियर? आर्टिफिशियल सीड क्या होते हैं? नेचुरल सीड तो आप देखते ही हैं। नेचुरल सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है। क्लियर? लेकिन जो ये आर्टिफिशियल सीड है, चलो आपको मैं एक पर्टिकुलर इमेज दिखाता हूँ, ये आपके सामने है। ये जो आर्टिफिशियल जो सीड है, क्लियर, इनके अंदर जो प्रेजेंट है वेजिटेटिव एम्ब्रियो जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप किया जाता है। इस वेजिटेटिव एम्ब्रियो को सोडियम एल्जिनेट, ये वर्ड याद रखना, सोडियम एल्जिनेट की जो कवरिंग है उससे कवर किया जाता है। आपको जो ये इसकी चारों तरफ वाइट वाइट स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये जो ग्रीन वाला है ये तो क्या है? वेजिटेटिव एम्ब्रियो है। क्लियर? और इसके चारों तरफ जो है ये सोडियम एल्जिनेट है। क्लियर? इसका जो डेवलपमेंट है वो 1977 में अपन ने एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, कल्चर मीडिया के टाइम पे मुरासिगी ने इसको डेवलप किया था। क्लियर? इस आर्टिफिशियल सीड में बेटा क्या है? एम्ब्रियो है ना, या कोई बर्ड्स। इसके साथ में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कोई इंसेक्ट या कोई पेस्ट इसको नुकसान नहीं पहुंचा दे तो पेस्टिसाइड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है बेटा? इस आर्टिफिशियल सीड को हम सीधे फार्म में लाकर क्या है इसको उगा सकते हैं है ना, और इनको हम स्टोरेज भी कर सकते हैं। ये लंबे समय तक जो आउटर इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी जो लाइफ स्पैन है ना वो ज़्यादा होती है। दूसरा, इनको लेबोरेटरी में डेवलप किया जाता है तो इनके अंदर क्या है, कोई भी पैथोजेंस या कोई भी डिजीज़ इनमें नहीं होती, और इनको अपन ईजिली क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा, नेचुरल सीड तो क्या है एक पर्टिकुलर सीजन में डेवलप होते हैं। ये जो है ये किसी भी सीजन में क्या है डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या है आपके सामने आर्टिफिशियल सीड। इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि इसको डेवलप किसने किया था? 1977 में मुरासिगी ने डेवलप किया था, और इसके चारों तरफ जो कवरिंग है ये किसकी है? सोडियम एल्जिनेट की। क्लियर? अपन जब आगे डिस्कस करेंगे तब आप इसके बारे में और भी अच्छी तरह जानेंगे। इसके बीच में जो है ये है वेजिटेटिव एम्ब्रियो, या इसको अपन सोमेटिक एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। सोमेटिक या वेजिटेटिव वर्ड या सोमेटिक वर्ड आता है बॉडी से। प्लांट का बॉडी पार्ट कौन सा होता है? रूट, स्टेम और लीफ। प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ से अगर टिश्यू कल्चर के थ्रू अगर एम्ब्रियो डेवलप किया गया है, हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, अगर टिश्यू कल्चर के थ्रू एम्ब्रियो डेवलप किया गया है तो उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव एम्ब्रियो। ये टिश्यू कल्चर से डेवलप किया था। जब अपन टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे ना, टिश्यू कल्चर के अंदर कैसे कैसे क्या होता है, कैसे इसमें अपन कल्चर मीडिया ले रहे हैं है ना, तो अपन टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी अच्छी तरह हम जानेंगे। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या है, हम प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, चाहे रूट, स्टेम, लीफ, किसी का कोई पार्ट है, टिश्यू कल्चर कराते हैं तो हमको जो एम्ब्रियो मिलता है उसको हम वेजिटेटिव एम्ब्रियो कहते हैं। और इसी का यूज क्या है आर्टिफिशियल सीड बनाने में करते हैं। इसके अंदर जो एम्ब्रियो दिख रहा है
स्टूडेंट्स फिर एक बात आई थी लेमिनार फ्लो बेंच की, है ना। मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर ही टिश्यू कल्चर कराते हैं। आपको ये इमेज दिख रही है ना। ये एक बेंच नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसकी साइज़ अलग अलग हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अलग अलग साइज़ की। एक पर्टिकुलर साइज़ तो मेरे लिए बताना कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान लें कि 2 फुट 3 फुट ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है, है ना। इसमें एक टेपा फिल्टर, है ना, हाई एफिशिएंसी पार्टिलेट एयर फिल्टर्स, जो एयर में जो क्या बोलते हैं स्टलाइज करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो फिल्टर हैं वो 0.3 माइक्रोन वाले होते हैं ना। आपके सामने दिख रहा है फिल्टर लगे हुए हैं। ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका साइज भी 0.3 से कम का ही है। तो इस फिल्टर से क्या है, ये वायरस क्या है इस लेमिनार फ्लो के अंदर नहीं आ पाते, है ना। केवल स्टलाइज एयर ही क्या होती है यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा, इसके अंदर 2 वाइट ट्यूबलाइट और एक अल्ट्रा वायलेट ट्यूबलाइट लगी रहती है ना। अगर आपको इसमें दिख पा रही होगी तो अपन देख लेंगे, है ना। और इसमें क्या है, हम कोई भी कल्चर करते हैं, आप देख रहे हो ये मैम है, ये कैसे मास्क पहन के वे कहीं से भी कोई भी बैक्टीरिया इनके मुंह से, इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक से, इनकी नाक से या इनके हाथों से इसके अंदर नहीं चले जाए। आपको एक बड़ा सा बीकर दिख रहा है, उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो कल्चर मीडिया है ना। बिल्कुल पूरी सावधानी से एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। देखो आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे से एयर जाती है, ऊपर से स्टरलाइज होकर आ जाती है। बिल्कुल कांच से कवर ये बॉक्स है। इसको बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो बेंच, हिंदी में भी यही नाम है। क्लियर, ये आपको दिख रही है 2 वाइट ट्यूबलाइट और एक अल्ट्रा वायलेट ट्यूबलाइट। तो अल्ट्रा वायलेट तो आपको मैंने दिखा रखी है, दिख रही सामने। वाइट ट्यूबलाइट भी इसके अंदर होती है, जब अपन पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। टेपा नहीं, हेपा फिल्टर होता है। हेपा, हेपा मतलब हाई HEPA, है ना, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ओके, ये देखिए वाइट ट्यूबलाइट इसलिए होती है इसमें जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इजीली आप इसमें कर सकें ना। टिश्यू कल्चर में ये ज़्यादा यूज होती है। अगला जो इक्विपमेंट आपके सामने है ये है ऑटोक्लेव। क्लियर, ये क्या है, ऑटोक्लेव। मैंने आपको बताया था ना इसमें कैसे स्लाइस करते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी आपको बताया था। इसके अंदर से फिल्टर जाली होती है, जाली के ऊपर हम हमारी जो इक्विपमेंट है वो रख देते हैं ना। इसमें हाई प्रेशर टेम्परेचर से क्या है, इस जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको क्या है हम सरफेस स्टरलाइज करते हैं ना, एकदम बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इसमें टेम्परेचर है जो वेपर का वो 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रेशर भी इसका 1.05 किग्रा पर सेंटीमीटर प्रेशर पहुंच जाता है। और 10 से 15 मिनट में या 15 से 20 मिनट में इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। क्लियर, ये स्टील का बना होता है और इसके अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी से इसका कनेक्शन होता है। दूसरा, इसकी जो ऊपर एक कवरिंग है ना वो गन मेटल की बनी होती है। गन मेटल की मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर कोई सिंपल अगर मेटल का बना होगा तो वो क्या होगा, प्रेशर से फट जाएगा। लेकिन गन मेटल से बना हुआ है तो ये क्या है, इजीली काम आता है इसका। ये आपको लेबोरेटरी में भी दिख सकती है, आपको बायोटेक्नोलॉजी लैब में भी दिख सकती है, या हॉस्पिटल में भी आपको ये इजीली ऑटोक्लेव दिख जाएगा। इसका काम क्या है, सरफेस स्टरलाइजेशन का है ऑटोक्लेव, है ना। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे आप इन टेक्निक के बारे में जान लें। बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये ऑटोक्यूलेटर होता है ना, इनोक्यूलेटर। इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे कल्चर मीडिया को, है ना, एक सूटेबल टेम्परेचर, जिससे क्या है वो इजीली क्या है ग्रो कर जाए, है ना। सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए इसे इनोक्यूलेटर कहते हैं। क्लियर, ये सब आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं सारी चीज़ें। ये देखो ऑटोक्लेव वो बड़ा था, है ना, ये देखो बड़ा, ये छोटा, मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन चीज़ वही रहती है। फिर अपन प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। प्लाज्मिड ये आपके सामने बैक्टीरियल सेल है, मान लो कोलाई है। इसके अंदर आप देख रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए, इसमें जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इस पर प्रेजेंट रहती है।
प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है। अब इस प्लाज्मिड की एक स्पेसिफिकनेस होती है कि इस पर बैक्टीरिया की कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं रहती। क्लियर। बट इसकी एक खूबी क्या है, ये रिप्लिकेशन करती है। अगर बैक्टीरियल सेल अपनी कॉपी तैयार करी तो इसकी भी कॉपी हो जाएगी, बट इस पर कोई बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है ना। एक बच्ची ने मेरे से पूछा भी था, है ना, कि सर क्या प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है? नहीं बेटा, पर हाँ इसमें रिप्लिकेशन करने की एबिलिटी जरूर होती है। फिर हम बैक्टीरियाफाज के बारे में पढ़ रहे थे। बैक्टीरियाफाज एक वायरस है ना। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, आपको दिख भी रहा है, इसमें हेड भी दिख रही है, कॉलर भी दिख रही है, टेल भी दिख रही है ना, बेस प्लेट भी दिख रही है। इसके अंदर केवल दो ही चीज़ होती है, प्रोटीन का बना कैप्सूल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। ठीक है। और देखो इसमें एक अच्छी वो बता रखी है, इसमें 2D और 3D स्ट्रक्चर आपके सामने रख रखी है ना। आपको पता था गंगा के वाटर के अंदर ये बैक्टीरियाफाज प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरियल सेल को ये वायरस है, ध्यान रखना, ये एक वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को क्या है, इन्फेक्टेड करता है। बेटा अब ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं कैलस। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कैलस। बेटा कैलस क्या होता है, जब हम टिश्यू कल्चर कराते हैं ना किसी भी सेल्स का, तो हमको अनऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप ऑफ सेल मिलता है। बार बार सेल के डिवीजन करने से एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कैलस। ये आपके सामने क्या है, ये कैलस है। 1902 में हेबरलैंड ने प्लांट सेल्स को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर किसी कंटेनर के अंदर, है ना, क्या है, कल्चर किया। क्लियर। कल्चर करने के लिए मोस्टली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स है वो काम में ली जाती है। क्या आपके प्लांट के किसी भी पार्ट से आप का टिश्यू कल्चर करा सकते हैं, क्योंकि प्लांट सेल की एक एबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं टोटी पैटर्न। मतलब प्लांट की किसी भी पार्ट की कोई भी सेल अगर लिविंग है तो वो होल प्लांट जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। मतलब आप मुझे किसी भी प्लांट की कोई भी सेल ला दो कि सर ये प्लांट दुनिया में एक ही बचा है और इसकी पास लीफ है ना, आप मुझे नया प्लांट दे दीजिए, तो प्लांट के किसी भी पार्ट से हम टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या है, होल प्लांट जनरेट कर सकते हैं, है ना। आप लीफ की कोई सेल दे दो, पूरा प्लांट बन जाएगा। स्टेम की दे दो, पूरा प्लांट बन जाएगा। रूट की दे दो, तो प्लांट के किसी भी पार्ट से हम क्या है, किसी भी सेल से, किसी पार्ट के सेल से हम होल प्लांट जनरेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटीपोटेंट, हिंदी मीडियम में पूर्ण शक्तता। ये केवल प्लांट सेल में मिलती है ना, हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। कहीं आप बोलो कि सर ये मैं फला कि ये इस स्किन की सेल लेके आई हूँ या स्किन की सेल लेके आया हूँ, मुझे पूरा इंसान बना के दे दो, हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर। और टिश्यू कल्चर के लिए ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है ना। ये क्या है, आर्टिफिशियल सीड। लेमिनार फ्लो बेंच, ऑटोक्लेव, है ना, कैलस कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या है, हम कैलस को डेवलप करते हैं ना।
कैसे करते हैं? आप प्लांट का कोई पार्ट लिया है, जैसे आपको इसमें कैरेट दिखाई दे रही है, आपने उसमें से कोई भी सेल अलग की या कोई भी प्लांट का पार्ट अलग किया, जिस भी पार्ट का आप कल्चर करने वाले हैं उसको एक्स प्लांट बोलते हैं ना, करतो तक लिख रखा है ऊपर। उसको फिर अपन न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है, कल्चर करवा देते हैं, है ना। आपने इसके ऊपर रख दिया। ये जो काम है ना कि जब आपने एक्स प्लांट को कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, ये काम है ना आपके लेमिनार फ्लो बेंच में होता है। ओके, ये कैलस डेवलप हुआ, अभी आपको मैंने कैलस दिखाया था, इस कैलस में फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्लियर? और इस एम्ब्रियो को आप डेवलप कराओगे फार्म के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्लांटलेट्स, नॉट प्लांट। क्लियर? अगर इस एम्ब्रियो को आप सोडियम एल्जीनेट के अंदर रख देते हो तो वो आर्टिफिशियल सीड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्लाइड्स थी जो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझा पा रहा था। ये भी ऑनलाइन ही है लेकिन कैमरे के सामने नहीं समझा पा रहा था, स्लाइड की रिक्वायरमेंट थी, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं आपको बाकायदा दिखा देता, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट थी तो आज मैंने आपको स्लाइड समझाने की कोशिश की। जो भी चीज़ें आप उसको रिवाइज करें, है ना, जो भी टॉपिक आपके नोट टेक्स्ट बुक में आपको जहाँ भी दिख रहा है वहाँ से इसको रिवाइज करें। जो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।